हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम बात करेंगे कि 12th के बाद में आईएएस की तैयारी कैसे करी जाए। क्या रूपरेखा होनी चाहिए, क्या स्टेप्स होने चाहिए जो आप फॉलो करें, जिसके थ्रू आप ये इंश्योर कर पाए कि कम से कम उम्र में, मतलब 21 साल मिनिमम एज होता है, मतलब उससे जितना नज़दीक हो पाए उतना नज़दीकी की एज में आप आईएएस बने। और ये इंश्योर कर पाए कि जल्द से जल्द, मतलब अगर कैबिनेट सेक्रेटरी बनेंगे तो आप बनेंगे। ये कैसे इंश्योर करना है, इसके लिए कम एज में आपको आईएएस बनना है। अब उसकी सारी जो तैयारी है वो 12th के बाद अगर हम करते हैं, तुरंत करते हैं, अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। और किस तरीके से हम ये करें, क्या स्टेप्स होने चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम उसका सबसे पहला जो पहलू है उसके बारे में बात करें, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपको 12th के बाद में आईएएस की तैयारी करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि आप अपने बारे में जानें। आप ये देखिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। मतलब आपके जो भी स्ट्रेंथ होंगे, आपके जो भी वीकनेस होंगे, क्योंकि वीकनेस यार हर किसी में रहता है ना। हर कोई किन चीज़ों पे अच्छा होता है, किन चीज़ों पे अच्छा नहीं होता है। तो जिन चीज़ों पे आप अच्छे हो उन स्ट्रेंथ्स पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपको जो आईएएस बनाएगा वो ये बनाएगा, आपको आईएएस नहीं बनाएगा वो ये बनाएगा, राइट। तो यहाँ से आईएएस नहीं बनने वाले आप, लेकिन यहाँ से बनेंगे। तो ज़्यादा फोकस इस पे करना है और इस चीज़ को उस लेवल पे ला देना है कि ये जो ना बाधा जो है, जो प्रॉब्लम है आईएएस बनने में, जो बैरियर बन सकता है, ये ना बने, राइट। तो ये इंश्योर करना है। तो ये चीज़ हम कैसे इंश्योर करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ हो जाता है कि अगर आप एग्ज़ाम का पैटर्न देखेंगे, मतलब आप पाएंगे कि 1000 लोगों का सिलेक्शन होता है ना। 1000 लोग का सिलेक्शन होता है, सब आईएएस भी नहीं बनते। आप देखेंगे करीबन 180 के आसपास आईएएस बन रहे हैं, 180 के आसपास आईपीएस बन रहे हैं। उसके बाद में बाकी जो सर्विसेज है उस तरीके से बटी हुई है। तो आप पाएंगे कि आपको टॉप 100 रैंक्स में होना होगा अगर इस तरीके से आईएएस बनना है। और उसमें यू विल फाइंड दैट 10 लाख लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, उसमें से कितने कितने लोग एक्चुअल में एग्ज़ाम देने जाते हैं। आप पाएंगे 5 लाख लोग, 5.5 लाख लोग एग्ज़ाम देने गए। बहुत कम नंबर है ना, 50% के आसपास है, 55% के आसपास है। तो आप देखेंगे कि इतने 4.5 लाख तो सीरियस ही नहीं है। तो आप अगर अभी से शुरू करते हैं तो आप ये जो कैटेगरी है इसमें बहुत जल्दी आ जाएंगे। और इस कैटेगरी के भी जो टॉप 1% है उसमें आना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो उसी वजह से अर्ली स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस है। अगर इसके बारे में बात करें कि 5.5 लाख लोग हैं, इसमें से किस तरीके से चीज़ें होती हैं, तो आप समझेंगे कि जो 5.5 लाख लोग हैं, ये जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये देने जा रहे हैं प्रीलिम्स, है ना। जो पहला स्टेज होता है उसको देने जा रहे हैं। अभी जो पहला स्टेज प्रीलिम्स को ये देते हैं, तो उसमें आप पाएंगे कि इसमें 2 पेपर होते हैं, जीएस होता है और सीसैट होता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि ये तो हम पढ़ते हैं, लेकिन ये जो चीज़ होता है इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, हम इस पे ध्यान ही नहीं देते। सीसेट है, मैथ्स है, आता है, पढ़ा हुआ है। लेकिन दिक्कत वाली बात ये है कि इन सालों ये भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। तो इसी वजह से आपको समझना है कि एक ये स्टेज हो गया और उसके बाद में यहाँ से निकल कर 14,000 लोग जो है वो मीन्स देंगे। मतलब बाकी लोग तो उड़ी गए, मतलब 5.4 लाख पीपल आर आउट ऑफ द रेस्ट। बहुत बड़ा नंबर है। मतलब सिर्फ 1% लोगों, 1 से 1.5% लोगो को चांस मिला मेंस लिखने का। अब मेंस में आप पाएंगे कि डिस्क्रिप्शन होता है, यहाँ पे आपके एमसीक्यूज थे तो उस तरीके से चीज़ें चल गई। यहाँ पे अब मेंस है, आपको लिखना है, सारी चीज़ें आंसर लिखनी है। तो उसको आप कैसे नेविगेट करेंगे, ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, राइट। उसके बाद में आपका इंटरव्यू का स्टेज होता है, राइट। आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। अब ये जो 3 लेवल है, इसमें आपको देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस क्या है। मतलब हो सकता है कि आप ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं, लेकिन हर बार आप प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, मेंस में अटक जा रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव पे आप इतने अच्छे नहीं हैं। हो सकता है कि आप जो डिस्क्रिप्टिव है उस पर ठीक ठाक है, लेकिन इंटरव्यू में आपके अच्छे नंबर नहीं आ रहे। तो आपको इंश्योर करना है कि जो भी आपके स्ट्रेंथ है आप उस पर ध्यान दें, उसको और बेहतर करें, और जो आपकी वीकनेसेस है उसको उस लेवल पे ला दे कि वो बाधा या बैरियर क्रिएट ना करे। सबसे पहली बात हो गई, हमने बात की स्ट्रेंथ वर्सेस वीकनेसेस की, है ना। इसके बारे में आपको जानना आज का आज और अभी का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये जब वीडियो खत्म करेंगे उसके बाद में नोटबुक लेके बैठिए और देखिए कि इन इन आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सिलेबस देखेंगे ना। आप सिलेबस देखेंगे, आप देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें पूछी जाती है। आप उसके पीवाईक्यूज देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। उससे समझ में आएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन है जो मुझे लग रहा है कि मैं इजीली इसको टैकल कर सकता हूँ। ये तो मैंने अभी अपने जो बोर्ड्स थे उसमें पढ़ के आया हूँ, या 10th में पढ़ा था, या फिर 6th 7th में पढ़ा था, इसको अभी भी मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ। एक ये बात हो जाती है। दूसरी बात हो जाती है कि आप उसके नुआंसेस देखेंगे, जैसे एमसीक्यूज हैं तो एमसीक्यू का जो नेचर है उसको देखेंगे, क्या उसको टैकल किया जा सकता है। लेट्स से आपका जो स्ट्रेंथ है, आपको लगता है कि मेंस मेरा स्ट्रेंथ है ना, और प्रीलिम्स जो है उसमें आपको लग रहा है कि यार ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो फिर आपको ध्यान इस पे देना है, राइट। आपका फोकस यहाँ होना चाहिए। ये वाला जो एस्पेक्ट होगा ना, इसको आप उस तरीके से बेहतर कर सकते हैं समय के साथ में, क्योंकि स्ट्रेंथ तो है ही आपकी। तो जो वीकनेस वाला पार्ट है इस पे फोकस करना है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले आप क्या करें। स्ट्रेंथ वर्सेस वीकनेस की हमने बात की है। उसके बाद में एक बात आ जाती है एप्टीट्यूड की, कि आपको इंटरेस्ट भी होना चाहिए उस चीज़ में।
हो सकता है आपका प्रीलिम्स को लेकर एप्टीट्यूड जो है वो उतना मजबूत नहीं है, लेकिन मेंस को लेकर जो आपका एप्टीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो अब आपको एक मौका चाहिए कि आप उस तरीके से यहाँ पहुँच जाए, तो उसके बाद आप ये इंश्योर कर पाए कि आप आईएएस बन जाएंगे, राइट। ये बात हो जाती है। अब ये जो नुआंसेस है इसको आज से जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, एस्पिरेंट जब जर्नी में बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं, उनके 2-3 अटैम्प्ट्स हो चुके हैं, उसके बाद में ये सारी चीज़ों को ध्यान दे रहे हैं, तो बहुत दिक्कत क्रिएट करता है, क्योंकि आप जो आपका यूथ ईयर्स है, जो पढ़ाई वाला ईयर्स है, उसको खो चुके हैं। तो वो आप ना करें, उस वजह से इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को समझें कि सबसे पहले ये जो नुआंसेस है, जो हमें लगता है कि नहीं हमें तो जानना ज़रूरी नहीं है, स्ट्रेंथ ये सब क्या है, सीधा एनसीईआरटी खोलो, पढ़ना शुरू करो और स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। ऐसे नहीं होता है। सबसे पहले आपको देखना है, मतलब रिवर्स, हम कहते हैं ना रिवर्स प्लानिंग हो रही है, आरपी आप रिवर्स प्लानिंग करते हैं कि आप लेट से वो जो स्टेज है आपको आईएएस बनने के लिए, आप देखेंगे, आप पाएंगे कि 31.5 आवर्स की जर्नी है आपकी, है ना। आप देखेंगे 4 घंटा आपका प्रीलिम्स का है, उसके बाद में 27 घंटे आप इस तरीके से देखेंगे आपके मेंस के हैं, और जो आधा घंटा है वो आपका इंटरव्यू का है। तो इन सारे को मिलाएंगे तो 31.5 आवर्स का आपका जर्नी है। अब ये इन 31.5 घंटे में आप क्या करते हैं, ये डिसाइड करेगा कि पूरे 365 दिन की आप जितनी भी मेहनत करें, लेकिन अगर इन घंटों में आप प्रोडक्टिव नहीं हुए तो फिर दिक्कत है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी वजह से यहां पर अगर आपको अच्छा करना है तो ये जानना जरूरी है कि आप आरपी मतलब रिवर्स प्लानिंग के हिसाब से चीजों को करें। लेट्स से आप देख रहे हैं 2028 में आपको एग्जाम देना है ना, 2028 में देना, आज चल रहा है 2025। अब आपके पास 3 साल का समय है और आप इस तरीके से 12th आपका हो चुका है। अब आप चाहते हैं कि 12th के बाद में सीधा जैसे ही आपका ग्रेजुएशन खत्म हो 2028 में, आप तुरंत एग्जाम दें। तो उसके लिए जो 3 साल की जर्नी है, इसमें बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी होगी। आपको इस तरीके से उसको ब्लॉक्स में बांटना होगा कि ये 2025 है, ये 26 है, ये 27 है, ये 28 है। आप देखेंगे आपका अभी लेट्स से ग्रेजुएशन स्टार्ट होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका 1 साल हो गया, है ना। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके 2 साल हो गए, और उसके बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके 3 साल हो गए, और इसके बाद में यहाँ पे आप आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो देंगे। तो ये जो 3 साल की जर्नी है, आपको बहुत अच्छे से इसको नेविगेट करना है, अच्छे से समझना है कि क्या इसके नुआंसेस हैं, इसमें क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, उन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले बात आ जाती है पढ़ना क्या क्या नहीं पढ़ना है ना। तो आप देखेंगे कुछ बेसिक बुक्स है, सारे टॉपर्स बोलते हैं ना, उसी चीज़ को फॉलो करना है, कुछ ज़्यादा इधर उधर का चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे एनसीईआरटीज़ है, हर कोई कहता है एनसीईआरटीज़ को फॉलो करना है, राइट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन एनसीईआरटीज़ में भी आप देखेंगे सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ एनसीईआरटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लेट्स से आपका 12th खत्म हुआ है और आप इस तरीके से फुल थ्रॉटल में चले जाते हैं कि अब तो मैं सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करूंगा और ग्रेजुएशन वगैरह उसको पूरी तरीके से जो भी होगा कॉम्प्रोमाइज़ होगा चलेगा, वो नहीं करने देना है, वो नहीं होना चाहिए। तो आपको इंश्योर करना है कि अगर आप इसको कर रहे हैं तो कुछ टाइम फ्रेम आप उसके लिए डिसाइड करें। लेट्स से आपका जो भी आपका ग्रेजुएशन का जो, लेट्स से आप मॉर्निंग में 8 बजे जाते हैं, देर आफ्टर आप शाम में 5 बजे आते हैं, अगर ये आपका टाइम फ्रेम है, उस तरीके से आपकी क्लासेस होती है कॉलेज की, आप देखेंगे इसके बाद आप फ्री हैं। तो लेट्स से अगर आप 6 से 8 का स्लॉट रखते हैं, इन 2 घंटे के अंदर अगर आप देखें, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ये हमारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। ये 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं। अगर इसमें अगर आप आधा आधा घंटा दें, 0.5 आवर्स अगर आप रोज दें, तो आप पाएंगे कि छोटे छोटे अगर इस तरीके से ब्लॉक्स में आप पढ़ेंगे तो आप इंश्योर कर पाएंगे कि एक तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा कि इनमें से सबसे ज़्यादा पसंदीदा आपका सब्जेक्ट कौन सा है। जब आप ये इंश्योर कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो डिसीजन है, मतलब हर किसी का सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब ये पता ही नहीं कर पा रहे या ये जान ही नहीं पा रहे कि ऑप्शनल क्या रखें। सारे मतलब पूरा सिलेबस कवर हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन ऑप्शन ध्यान में नहीं आ रहा है। तो उसी वजह से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जो आपके कोर सब्जेक्ट है, बाकी सब इनमें से ही डिराइव्ड है, उस तरीके से है। तो ये जो 4 हैं, इनमें से आप डिसाइड करें कि आपको किस में इंटरेस्ट है। आपको लेट्स से इसमें इंटरेस्ट है, इसमें जो भी है, आप जब इसको पढ़ेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब आप ये इंश्योर कर लें, उसके बाद में आपका जो ये ऑप्शनल सिलेक्शन वाला जो डिलेमा होता है, ये कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो दिक्कत है ये सॉल्व हो जाएगी। तो जो 12th के बाद आईएएस बनने की तैयारी है वो यहीं से शुरू होती है। मतलब 12th के बाद आईएएस बनने की तैयारी बहुत बेसिक सवालों से नहीं, बहुत एडवांस सवालों से भी शुरू होती है। ये इसीलिए क्योंकि एडवांस सवाल आपको उस दिशा में सोचने के लिए मजबूर करेंगे कि यार अगर ये लेवल है इसका, रिवर्स प्लानिंग से अगर चीज़ों को ऐसे करना है तो आज आप उस तरीके से स्टेप लेंगे। मतलब आप सोचेंगे कि मैं बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा एंड देयर आफ्टर मैं एडवांस लेवल पे जाऊंगा और उस तरीके से चीज़ों को देखूंगा। इसमें गलत नहीं है कुछ, लेकिन व्हाट इफ अगर आप रिवर्स प्लानिंग से ये जो एडवांस तरीके हैं, इनको अगर इनके नुआंसेस को आप यहाँ ला के अडॉप्ट कर दें, इसका जो फाउंडेशन है उसको यहाँ ला के अडॉप्ट कर दें और ऐसा माइंडसेट रखें कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, जो लोग इतना डिफिकल्ट बोलते हैं, ये सारी चीज़ों को अगर आप माइंडसेट में रखें और इस तरीके से ध्यान दें कि आपको पहले से इन सारी चीज़ों के बारे में पता है,
लेकिन आप ऐसे समझेंगे ओल्ड राजेंद्र नगर में जो चीज़ें आप पाएंगे एस्पिरेंट्स के 4-5 साल हो गए, तब वो जो चल रही है वो चीज़ें जो बातें चल रही है उन एस्पिरेंट्स के बीच में, अगर इफ़ यू आर अवेयर इनके बारे में पहले से, तो आप जो भी डिसीजन लेंगे, क्योंकि ये आपका जो 3 साल का जर्नी है ना, इन 3 साल की जर्नी में आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, बहुत सारे सेटबैक्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे इस तरीके से क्वेश्चन फेस करने पड़ेंगे कि आप जो ये जर्नी को ट्रैवर्स कर रहे हैं, क्या आपका हर डिसीजन सही है या गलत है, आपने ये किताब पकड़ी है तो वो सही है या गलत है, क्योंकि हर कोई आपसे कहेगा कि यार ये इससे बेटर ये बुक है, इससे बेटर ये बुक है, तब आप बहुत ज़्यादा डिलेमा में आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो भी एडवांस चीज़ें हैं उसको जान लें, पहले से उसके बारे में नॉलेज रखें, सो दैट आपकी जो जर्नी है वो बहुत आसान हो जाए। तो 12th के बाद जो आईएएस की तैयारी है उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये सारे सवाल हो जाते हैं, इनको जानना हो जाता है। अब उसमें अगर आप नुआंसेस में देखेंगे तो ये जो 3 साल की हमने जर्नी देखी है, इसको किस तरीके से ट्रैवर्स करना है, क्या प्लानिंग होना चाहिए, सारी चीज़ों को हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आपके और जो भी डाउट्स होंगे आप सभी को लिस्ट डाउन कीजिएगा। तो सबसे पहले ये 3 साल की जो जर्नी है इसको हम देखेंगे कि किस तरीके से उसमें नेविगेट करना है। उसके बाद में जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप उसको लिस्ट डाउन कीजिएगा। आपका जो ऑप्शनल सिलेक्शन को लेकर डिलेमा रहता है कि ऑप्शनल कौन सा सिलेक्ट करें, हम ग्रेजुएशन अभी जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, हमारे जो बोर्ड्स है वो फिनिश हो गए हैं, उसके बाद में हमारा जो भी लेट्स से साइंस का बैकग्राउंड है, सोशल स्टडीज़ जो है, ह्यूमैनिटीज़ है, उसके ऑप्शन लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, अगर लेने चाहिए तो क्या उसके नुआंसेस हैं, कौन सा ऑप्शनल स्कोरिंग होता है, या फिर ये सिर्फ मिथ है कि ऑप्शनल स्कोरिंग सारे ही बराबर के होते हैं, उस तरीके से स्केलिंग डाउन हो जाता है तो फिर सब बराबर हो जाते हैं। तो क्या ये चीज़ें, क्या ये नुआंसेस हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और जितने भी आपके डाउट्स हैं टाइम टेबल को लेकर, जैसे हमने बात की कि 2 घंटा 2 आवर्स आपको देना है इस प्रिपरेशन को, अगर आपको आज से शुरू करना है और अर्ली एज में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको आईएएस बनना है, उस तरीके से एग्जाम को निकालना है। तो ये जो 2 आवर्स हैं इसको किस तरीके से आप डेडिकेट करेंगे, इसमें कौन से सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे, और कौन सी चीज़ें हैं न्यू एनसीईआरटीज़ है उसमें भी कुछ चैप्टर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उनको कहते हैं थीम्स होते हैं यूपीएससी के, है ना, ये फेवरेट थीम्स होते हैं यूपीएससी के, जिसमें से वो हर बार क्वेश्चन पूछता है। आप देखेंगे जैसे विजयनगर का सवाल हो गया, राइट, विजयनगर हो गया, या कोई डायनेस्टीज़ हो गई, इन पे क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री की बात करेंगे, अगर आप पॉलिटी की बात करेंगे तो यूनियन और स्टेट जो है उस पर क्वेश्चन आता है, फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आता है, कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन आता है। अगर आप इकोनॉमी की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन है, उस पर क्वेश्चन बनते हैं, राइट, बॉन्ड्स है, स्टॉक उस तरीके से जो भी स्टॉक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इन पे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो थीम्स है इसके बारे में जानना ज़रूरी है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो आज के समय से एग्जाम का जो रेलेवेंस है उसके हिसाब से, उसके अलाइनमेंट में ये सारी प्रिपरेशन हो, तो उस वजह से ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ में आपके जो भी आगे के डाउट्स होंगे उसको आप लिस्ट डाउन कर दीजिएगा कमेंट्स में, सो दैट हम उसको टैकल कर पाएँ और उसके बारे में बात कर पाएँ। तो यही आज का सारा नुआंसेस था कि 12th के बाद में इट वाज अ इंट्रोडक्टरी वीडियो कि 12th के बाद में आईएएस की तैयारी किस तरीके से करनी है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कुछ फ्रेमवर्क है, उसके ऊपर जो भी आंसर्स होंगे हम आने वाले सेशंस में उन सभी को डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, डेप्थ के अंदर, तो उस तरीके से हम उसको देखेंगे। आई होप कि आपको ये जो सेशन है ये बहुत पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपके जो भी दोस्त हो, जो भी फ्रेंड्स हो जिसकी तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में जिनका अभी 12th हुआ है या 10th हुआ है, या आपके जो भी जूनियर्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें, सो दैट दे कैन ऑल्सो फाइंड वैल्यू इन चीज़ों से, और उनकी जो जर्नी है आप सभी की एक साथ में हो। क्योंकि आप देखेंगे एक ट्राइब में रहकर अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है, और जो अकाउंटेबिलिटी है वो वहाँ से आती है। तो ये इंश्योर करें कि आप अगर तैयारी शुरू कर रहे हैं तो अकेले ना करें, आप किसी के साथ करें, सो दैट एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के रूप में वो आपके लिए काम करें, और उस तरीके से जब आईएएस बने तो दोनों ही बने, और ये इंश्योर कर पाए कि दोनों को पास वाला डिस्ट्रिक्ट मिले। उसी तरीके से अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।